सो गाइस, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ था और सिलेबस चेंज होने के बाद जब हम बच्चों से, ऑनलाइन बच्चों से, ऑफलाइन बच्चों से हम जब डिस्कस करते हैं, तो अगर मैं साइंस की बात करूँ कि इसके अंदर कौन सा चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता है साइंस 1 के अंदर, तो बच्चों के ज्यादातर बच्चों का कहना यही था, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कार्बन कंपाउंड। बट गाइस, जब से मैंने वो वीडियो बनाया ना, ट्रिक वीडियोस बनाया, उसके बाद जो वो ट्रिक वीडियोस देख लेता है तो बोलता है सर ये तो सबसे लप्पू चैप्टर था, और आपने उसको इतना, हमारे दिमाग में टेंशन भरा हुआ था कि ऐसा है वैसा है, और आपने इसको इतना सिंपल तरीके से करके दे दिया। तो देखो गाइस, मुझे पता है एंड राहुल सर को पता है कि किस टाइम क्या जरूरी है और कैसी चीजें बच्चों को पहुंचाना है। जैसे मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, कल या परसों से आप सभी को साइंस का वन शॉट लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में आज या कल एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। बट आप सभी को फिर से बोलूंगा कि सामने से आपका रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए, क्योंकि अगर उसके अंदर एनर्जी तभी बनी रहती है जब आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो। देखो भाई, हम तो ऐसे टीचर है कि दिन भर काम में लगे रहते हैं। ऑफलाइन बैच हो गया, ऑनलाइन बैच हो गया, देन इसके बाद 7th 8th 9th 10th 11th 12th इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीएससी, इतनी सब चीजें कवर करने के बाद भी अगर मैं आप तक चीजें पहुंचा रहा हूँ, तो मुझे लगता है 1% तो प्यार होना चाहिए आपकी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई वही चीज बरकरार रखो, और ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा हेल्प होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें किससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। और आप सभी के लिए ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का तो प्रॉब्लम सेट भी बना के रखा है, जो आप देखो, जाके देख लो, चेक कर लो। सब लोग पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं बनाते प्रॉब्लम सेट के, सबकी हालत खराब हो जाती है खुद। मैंने ए और बी दोनों का पूरा पूरा बनाया हुआ है, जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो चलो, फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट ही हटाता हूँ इसको, डायरेक्ट हटाता हूँ मैं, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिखा था, देखो इसके अंदर गाइस, सबसे पहली बात तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो जीएसटी होता है, और मैथ का भी आपको वन शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं, वन शॉट लेक्चर मैथ के भी आएंगे आप सभी को। तो जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड किया मेनली, आप सभी के लिए जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। ओके, अगर जीएसटी 20 है तो सी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 रुपए जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को 10 रुपए जाता है, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है। और अगर, अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन किस टाइप का, सबसे पहली बात तो आप सभी को यही पूछा जाएगा कि अगर जीएसटी इतना है तो एचजीएसटी और सीजीएसटी कितना होगा। ओके, ये। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल, जिसके अंदर आपको आउटपुट आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स, ये माइनस करना पड़ेगा। अब आराम से आपको पता चल जाएगा। कभी कभार ये आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स डायरेक्ट नहीं दिया जाता, तो हमें ऐसा परसेंट में दिया रहेगा कि इतना परसेंट जीएसटी दिया है, 8% जीएसटी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीएसटी के अमाउंट को, इस जीएसटी के अमाउंट को हमें फाइंड करना पड़ेगा कि 8% जीएसटी कितना टैक्सेबल वैल्यू पे दिया गया। मान लो यहाँ लिखा हुआ 10,000 टैक्सेबल वैल्यू पे दिया गया है, तो हम इस तरह से निकालेंगे 8/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। चलो इसका, तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब कहने का मतलब कि 8% परसेंट में दिया है, तो हमने इसको अमाउंट में कन्वर्ट किया, तो अमाउंट निकाल लिया। तो आउटपुट और इनपुट इस तरह का दोनों निकाल के बस फिर यहाँ माइनस कर दो, आपका निकल जाएगा। और इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इतना परसेंट जीएसटी दिया हुआ इतने टैक्सेबल वैल्यू पे, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा। तो कोई बात नहीं भाई, हमेशा टैक्स, हमेशा टैक्सेबल वैल्यू, तो जितना टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट को डिवाइड कर दो 100 से, आपका काम बस सॉल्व करो, काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद गाइस, और आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आपको इसके बाद एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आरओआर। आरओआर मतलब आप सभी को पता है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, ये होता है। अब टोटल डिविडेंड, ये डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड हम निकालते हैं। डिविडेंड
मैंने आप सभी को बोला है कि डिविडेंड हमेशा कंपनी के द्वारा दिया जाता है तो फेस वैल्यू पे होगा, और सब इन्वेस्टमेंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू से। ये याद रखो, क्योंकि ये सम इन्वेस्ट से ही हमें एक और क्वेश्चन जिस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में दो चीजें निकालनी है, एक डिविडेंड निकालना है, एक टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो डिविडेंड डिविडेंड अगर मान लो हमें डिविडेंड कंपनी की तरफ से 2% डिविडेंड दिया जा रहा है, कितना परसेंट, 2% डिविडेंड दिया जा रहा है, और 2% और कंपनी की तरफ से जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज है, तो इसका 2% ऑफ 100 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड हमेशा किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे। अब 2%, 2/100 इंटू फेस वैल्यू भी 100, तो 100 कैंसल, ₹2, ₹2 पर शेयर, एक शेयर पे। अब हो सकता है सामने वाला बंदा 100 शेयर खरीद रहा है, कितने शेयर, 100 शेयर खरीद रहा है, तो भाई टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिविडेंड फाइंड करना है ना, टोटल डिविडेंड फाइंड करना है, तो 100 × 2 ये हो जाएगा हमारा 200 रुपीज। तो कंपनी की तरफ से 200 रुपीज डिविडेंड दिया जा रहा है, तो ऊपर वाले को अपने को आंसर मिल गया, ऊपर वाला आंसर मिल गया ना। अब हमें सम इन्वेस्टमेंट में याद रखो, सम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सम इन्वेस्टेड, इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहे हैं, और हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो हमें मार्केट में जितना वैल्यू होता है उसी के हिसाब से, मान लो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में 20 रुपीज है, तो मुझे 20 रुपीज के हिसाब से ही मिलेगा ना, तो मैं जितना खरीदूंगा उतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। मान लो एक शेयर ₹2 का मिल रहा है और मैंने टोटल 100 शेयर किया है, ऐसा समझ लो, एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर मैंने 100 खरीदे हैं, और एक शेयर मार्केट में, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से तो मार्केट में जितने का बिकेगा उतने का मिलेगा, इसलिए सम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, मतलब जितने शेयर्स खरीद रहा हूँ मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उतने के हिसाब से, तो नंबर ऑफ शेयर्स 100, मार्केट वैल्यू 200, तो ये हमारा मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। बस क्या करो, ये दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना भाई, ROR आपका निकल जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न आपका आराम से निकल जाएगा, खत्म, क्या ही हार्ड है। तो ऐसा क्वेश्चन, बट गाइस इसी में एक और क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको कभी कभार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय किए हैं, बाकी चीजें दी रहेगी, बट आपसे ये पूछा रहेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय किए। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए सेम फॉर्मूला, सम इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये आपको दिया रहेगा, ओके। फिर इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला अभी बनाया था ना हमने, सम इन्वेस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्टमेंट आपको दिया रहेगा, मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, बस मार्केट वैल्यू का सम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। और ये वाला रिलेशन कंपैरिजन, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल है, तो शेयर इस पर, मतलब जितने का था उतने का ही मिल रहा है। फेस वैल्यू अगर ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, मतलब कंपनी ने जितने का शेयर रिलीज किया था उससे भी कम मार्केट में चल रहा है, उससे भी कम चल रहा है, तो भाई बोलते हैं कि शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब कंपनी ने शेयर की वैल्यू 100 रखी थी पर मार्केट में वो 80 रुपीज का मिल रहा है, तो कितना डिस्काउंट, 20, तो इसको बोलते हैं शेयर इज एट डिस्काउंट। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कंपनी ने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू ₹10 रखी पर मार्केट में 100 रुपीज का बिक रहा है, तो बोलेंगे शेयर भाई बहुत प्रीमियम है, खरीद लेना चाहिए, शेयर इज एट प्रीमियम, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो शेयर इज एट प्रीमियम। तो भाई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद मैंने आप सभी को ब्रोकरेज वाला बताया था, जिसके अंदर ब्रोकरेज हमें निकालना पड़ता है। हाँ, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, यार कोई चीज खरीद रहे हैं, तो ब्रोकरेज और जीएसटी उसके अंदर ऐड हो जाता है। मान लो कोई प्रोडक्ट, मैं सामने वाली कोई बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, अपने हिसाब से बता दो, मैं 100 रुपीज से मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, तो 100 रुपीज की जो बिल्डिंग खरीद रहा हूँ तो उसके अंदर जीएसटी और उसके अंदर ब्रोकरेज, अगर ₹1 मुझे जीएसटी देना है, और जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए, ₹1 जीएसटी और ₹1 ब्रोकरेज, तो टोटल ₹2 हो गया, 2 + 100, मतलब जितने का उसका वैल्यू है 100, तो कितना मुझे देना है, 102। बट अगर मुझे अपनी बिल्डिंग बेचनी है, तो मान लो 100 रुपीज में बिल्डिंग बेच रहा हूँ, तो जो बीच में ब्रोकर होगा उसको प्लस जीएसटी, 1 रुपीज मान लो जीएसटी में दे रहा हूँ, ₹1 जीएसटी, ₹1 हमारा, ₹1 जीएसटी, ₹1 ब्रोकरेज, तो टोटल कितना होगा, ₹2। तो मुझे वो माइनस करके मिलेगा, तो बेचने के टाइम जीएसटी माइनस हो जाता है, खरीदने के टाइम जीएसटी और ब्रोकरेज
दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। और जो मैंने पूरे एक्सरसाइज के अंदर पूरा एक्सरसाइज जाके देखा तो बहुत प्यार से बढ़ाया है, बहुत प्यार से, और एक एक चीजें बहुत अच्छे से समझाई है। मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को ये चैप्टर क्यों डिफिकल्ट लगता है। एक बार देखो तो, सुनो तो जाके वीडियो वीडियो जाके सुनो। एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर डिस्काउंट लिखा रहता है, तो उसके अंदर हमें जैसे मान लो कि सामने से 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और जो चीज हम खरीद रहे हैं उसका प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड मतलब उस पर प्रिंट किया हुआ प्राइस 20,000 है। कितना है? 20,000 है। तो और इसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है, इसके ऊपर जो जीएसटी लिया जा रहा है वो 20% जीएसटी लिया जा रहा है। अब हमें इसके अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू है, एक्चुअल पहले टैक्सेबल वैल्यू ये जो है ये प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस। तो हमें सब और जीएसटी कितना लग रहा है? जीएसटी, ये जीएसटी है और ये डिस्काउंट है। देखो अगर चीजों को समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा चीजें। क्यों रफ हो जा रहा है? चीजों को समझोगे तो क्लियर होगा। तो 10% डिस्काउंट है, और डिस्काउंट हमें प्रिंटेड प्राइस पे निकालना रहता है। किस पे निकालना रहता है? प्रिंटेड प्राइस पे निकालना रहता है। तो अगर मैं यहाँ बताऊं, जैसे देखो जनरली अगर आप किसी भी तरह की चीजों को समझ लोगे ना तो भाई कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 10% डिस्काउंट दिया है, चलो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना मुझे। 10% डिस्काउंट दिया है तो परसेंट, अब ये परसेंट में दिया है, हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे, मतलब पैसे में फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो 10 अपॉन परसेंट है तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा, इनटू प्रिंटेड प्राइस कितना है? 20,000। तो 0 0 कैंसल, अब 2 1s are 2, 1 2 3। तो कहने का मतलब 2,000 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, बट हमें टैक्स भी दिया है ना, तो टैक्स हमें ऐसा प्रिंटेड प्राइस पे नहीं लगता, टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। तो ये जो प्रिंटेड प्राइस था, प्रिंट हम इसमें एक सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू जो हमें 20,000 दिया हुआ है प्रिंटेड प्राइस, उसमें से ये डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें 18,000 ही आ जाएगा। अब इस 18,000 पे हमें क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब आप सिंपल सी बात है, अब मिल गया हमें टैक्सेबल वैल्यू। तो ये जीएसटी किस में दिया था? परसेंट में दिया था ना, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे अब, क्योंकि यहाँ हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता था, क्योंकि ये जो वैल्यू था प्रिंटेड था, इसमें से हमें डिस्काउंट माइनस करना, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा। तो देखो 20% है, 20 अपॉन 100 इंटू 18,000। अब बस इसको सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है। और जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी जो भी आएगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, अगर पूछा है तो जीएसटी सी जीएसटी, आपका जीएसटी निकल गया। तो भाई इस तरह से चीजों को अगर सोचना स्टार्ट करोगे ना, एनालाइज करोगे कि भाई अगर बस रट्टा मार के आप सॉल्व कर रहे हो तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट है। हर चीजों को समझ के करोगे तो बहुत आराम से बहुत अच्छे से कर लोगे। तो शायद इसके अंदर इतने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो मैंने आप सभी को बताया, और उस टाइप के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड ही एग्जाम में आपको दिखाई देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।